और चलिए सबसे पहले शुभ समाचार की शुभ शुरुआत कर देते हैं। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। लाल बादशाह राजा की तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जिनकी सवारी कल विसर्जन के लिए चली थी, अब गिरेगांव चौपाटी पहुंच रही है। यहीं पर लाल बाग के गणपति की भव्य प्रतिमा का विसर्जन किया जा रहा है। कल से ही लाल बाग के राजा की झलक पाने के लिए मुंबई की सड़कों पर जनसैलाब बड़ी मात्रा में उमड़ा है। रात में भी लोग लाल बाग के राजा को कैमरा में कैप्चर करते हुए यहाँ पर देखे गए हैं। तमाम तस्वीरें आपके सामने। जहां जहां से भी लाल बाग के राजा की सवारी गुजर रही है, भक्तों का उत्साह देखते ही बन रहा है। लाल बाग के गणपति की विदाई के लिए शोभा यात्रा 10वें दिन निकलती है, लेकिन शोभा यात्रा जो है दिन से रात तक चलती है। गिरगांव चौपाटी तक 8 किलोमीटर की दूरी तय करने में लाल बाग के राजा को 16 से 20 घंटे लग जाते हैं और अगले दिन सुबह यानी 11वें दिन प्रतिमा का विसर्जन होता है। देखिए, इस दौरान भक्तगण जो हैं वो बप्पा को न केवल जी भर कर निहारते हैं, बल्कि गणपति के जयकारों से पूरा मुंबई गूंजता हुआ दिखाई देता है। आपके सामने लाल बाग के राजा की सवारी की 6 तस्वीरें ये बता रही हैं कि बप्पा की आस्था, उनकी भव्यता कितनी ज्यादा भव्य और कितनी ज्यादा दिव्य है। तो लाल बाग के राजा की विदाई का वक्त आ चला है। ये बेला है 11वें दिन की। 10 दिन तक बप्पा को घर में रखने के बाद बप्पा की विदाई का वक्त होता है और बड़ी तादाद में भक्तगण जो है वो मुंबई की सड़कों पर आज के दिन आपको दिखाई देंगे। गिरेगांव चौपाटी में बप्पा का पूरी विधि विधान के साथ आज विसर्जन किया जाएगा। तो देखिए, बप्पा को विदाई देने के लिए नम आंखों से विदाई दी जाती है। भक्तगण जो है वो भावुक दिखाई देते हैं, क्योंकि एक ही मनोकामना हर किसी के मन में, और वो ये कि बप्पा आप अगले बरस जरूर आइएगा, हमारे तमाम विघ्नों को हरिएगा, हमारी तमाम दिक्कतें, हमारी परेशानियों को दूर करिएगा। 6 तस्वीरें इसी बात की तस्दीक करती हुई कि किस प्रकार से जन सैलाब जो है वो मुंबई की सड़कों पर उमड़ा है। कहीं भी आप नजर दौड़ाएंगे सिर्फ बप्पा के भक्त ही पाएंगे। ये रैला जो है वो कल से शुरू हुआ और ये रैला आज खत्म होगा गिरेगांव चौपाटी पर जाकर, जहां पर लाल बादशाह राजा को आज आखिरी और अंतिम विदाई दी जाएगी, और वो भी नम आंखों के साथ। तो भक्तगण जो है वो आज भावुक आपको दिखाई देंगे। इन भावभीनी आंखों के साथ बप्पा को याद करते हुए और इसी मंगल कामना के साथ कि अगले बरस बप्पा फिर से अपनी कृपा यूं ही अपने भक्तों पर बरसाएंगे। तो पैर रखने की आपको यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी अगर आप मुंबई में आज के दिन पर ट्रैवल करते हैं, क्योंकि काफी रूट्स को डाइवर्ट कर दिया जाता है। यातायात यहाँ पर बाधित होता है, क्योंकि सड़क के मार्ग के द्वारा ही ये सवारी जो है आगे लगातार धीमी रफ्तार में आगे बढ़ती जाती है। जब ये गिरेगांव चौपाटी में पहुंचते हैं तो वहां पर जाकर एक आरती की जाती है। विधि विधान से बप्पा को नम आंखों से विदाई दी जाती है। क्रेन के जरिए बप्पा को समुद्र में उतारा जाता है और धीरे धीरे बप्पा को विदा कर दिया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बप्पा की सवारी धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए। तो रंगों का और गुलाल का इस्तेमाल किया जाता है। पुष्प वर्षा बप्पा पर की जाती है। तमाम जो लोग इस वक्त बप्पा के साथ मौजूद हैं, आपको बता दें कि 24 घंटे का वक्त होता है। 24 घंटे लगते हैं और रफ्तार इतनी धीमी होती है क्योंकि मूर्ति इतनी बड़ी है और धीरे धीरे भक्तों का रैला साथ में चलता है। नाचते गाते झूमते हुए ये श्रद्धालु जो हैं बप्पा को विदाई देने के लिए आज आतुर आपको दिखाई देंगे। तो इतनी भव्यता, इतनी दिव्यता की ये शानदार तस्वीरें इसी बात की मिसाल हैं कि श्रद्धा और भाव इसी बात का है कि बप्पा आप अगले बरस फिर से आइएगा। लाल बादशाह राजा को आज अंतिम विदाई दी जा रही है। 10 दिन का अपना पूरा वक्त करने के बाद 10 दिन तक बप्पा जो हैं वो लाल बादशाह के मंदिर में विराजते हैं। उनके वस्त्रों को दिन में 2 बार चेंज किया जाता है। उनकी आरती उतारी जाती है। ये आरती जो है वो 2 से 3 घंटे तक चलती है और जब 11वां दिन आता है तो लगातार तो देख सकते हैं आप कि किस तरह लाल बाग के राजा जो है उनको विदाई दी जा रही है। 19 सितंबर को गणेश चतुर्थी से ये उत्सव शुरू होता है, जब बप्पा को बड़ी धूमधाम से और शान से जो है वो आप स्थापित करते हैं और 10 दिनों तक जो है बड़ी ही श्रद्धा, भक्ति और भावपूर्ण से आप बप्पा की आरती करते हैं। और चलिए इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए मुंबई से देव गोटक हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं।
दिखाइए तस्वीरें, किस प्रकार का रैला आज लगा हुआ है बप्पा को अंतिम विदाई देने के लिए। देव, बस आ जाओ, सामने आ जाओ, बस अगर आप देख पा रहे हो पहले उनका विसर्जन हो चुका है, चलिए तस्वीरें आप देख रहे हैं गिरेगांव चौपाटी की सीधी तस्वीरें, जहां पर लाल बादशाह राजा की विदाई तो की ही जाएगी, साथ ही साथ अन्य मूर्तियां जो घर में स्थापित की जाती हैं बप्पा की, उनकी विदाई भी विधिवत तरीके के साथ आज ही के दिन की जाती है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, धीरे धीरे रैला आगे बढ़ता हुआ, भक्तगण नाचते हुए, गाते हुए, भावुक होते हुए और इसी एक श्रद्धा भाव के साथ कि बप्पा जो है हमारे तमाम विघ्नों को आज के दिन हार लेंगे। की तादाद में लोग हैं, रास्ते पर भी ट्रैफिक काफ़ी ज़्यादा है। चौपाटी से लेकर खेतवाड़ी का जो पूरा रास्ता है वो अभी भी लोगों से भरा हुआ है, इसलिए ट्रैफिक भी स्लो चल रहा है। हालांकि 24 घंटे हो गए हैं, लेकिन इस तरह का उत्साह त्योहार और गणेशोत्सव सिर्फ मुंबई और महाराष्ट्र के हिस्सों में देखने मिलता है। कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे जो बड़ी मूर्ति है उनका विसर्जन अभी भी हो रहा है। हालांकि लाल बादशाह राजा की जो मूर्ति है उसका विसर्जन एक से 1.5 घंटे पहले यहाँ पर हो चुका है। 24 घंटे लगते हैं सभी श्रद्धालु लोगों को दर्शन देते हुए आते हैं, ये लंबा रूट लेते हुए। इसीलिए कहीं ना कहीं आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये 10 दिन का जो गणेशोत्सव है वो भी इस शहर के लोगों के लिए कहीं ना कहीं कम पड़ता है। तो इस तरह की जो है डिटेल्स फिर से अगर आप एक और बार गिरगांव चौपाटी बीच का रुख कर लेंगे तो आपको देखकर एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस धूमधाम से मुंबई के निवासी और मुंबईकर्स गणेशोत्सव मनाते हैं। और 2023 का जो गणेशोत्सव है वो काफ़ी अच्छा रहा। हर्ष, जोश और उल्लास के साथ इस शहर के लोगों ने उसे मनाया। जी देव, धन्यवाद आपका बहुत बहुत इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। और पितरों यानी पूर्वजों के सम्मान, उनकी प्रति आभार प्रकट करने के पर्व पितृपक्ष की शुरुआत जो है आज से हो चुकी है। इस दौरान लोग अपने पितरों के लिए पिंडदान, तर्पण और श्राद्ध कर्म करते हैं ताकि उन्हें मोक्ष मिले और उनके आशीर्वाद से अपने जीवन में आने वाली बाधाएं और परेशानियां दूर हों। बिहार के तीर्थस्थल गया जी में खासतौर से पितरों के पिंडदान की परंपरा है। इस बार यहां तीर्थयात्रियों के सांस्कृतिक विरासत से परिचित कराने के खास इंतजाम किए गए हैं। आज से पितृपक्ष शुरू हो चुका है। पितृपक्ष यानी पितरों का पक्ष, ऐसा समय जब पितरों यानी पूर्वजों के लिए पूरी श्रद्धा से अर्पण और तर्पण किया जाता है। ये जीवन के सभी ऋणों से मुक्ति का समय है, पूर्वजों का आशीर्वाद पाने का समय है। बिहार के तीर्थस्थल गया जी में फल्गु नदी के किनारे पितरों की तर्पण और श्राद्ध की परंपरा है। यहाँ 15 दिनों तक पितृपक्ष मेला चलता है जो दुनिया भर में मशहूर है। खास बात यह है कि इस बार पितरों के तर्पण और पितृपक्ष मेले में भाग लेने के लिए गया जी आ रहे तीर्थयात्रियों को यहाँ अनूठी मिथिला पेंटिंग देखने को मिल रही है। दावा किया जा रहा है कि ये देश में सबसे लंबी मिथिला पेंटिंग है। 750 मीटर की इस पेंटिंग में राम कथा और रामायण से जुड़ी घटनाओं को दर्शाया गया है। ये पूरे बिहार के लिए काफी गर्व की बात है और इसके लिए मैं सब जल संसाधन विभाग और जो कलाकार वहाँ से आए हैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ। हालांकि मगध का थीम लेकर के उन्होंने मिथिला स्टाइल में पेंटिंग करी, तो एक प्रकार की मगध और मिथिला का कॉन्फ्लुएंस अब हम कर सकते हैं, तो ये काफी आकर्षण लोगों को। ये पेंटिंग गया जी में सीताकुंड पथ पर बनाई गई है। दरअसल मान्यता ये है कि गया जी में सीता माता ने अपने ससुर राजा दशरथ जी का पिंडदान किया था। सीताकुंड एक छोटा सा मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर से उल्टी दिशा में फल्गु नदी के दूसरे किनारे पर स्थित है। यहाँ पर देवघाट से सीताकुंड पथ पर बनाई गई मिथिला पेंटिंग तीर्थयात्रियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। जो यहाँ दर्शाया गया है बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत दूर दूर से लोग हर स्टेट से हर जगह यहाँ आते जाते हैं और बहुत अच्छा है। अभी दिख गया, घूम के दिख गया, इतना अच्छा लगा। हम लोग
बात कर रहा है जे इतना अच्छा बनाया, हम आगे 10 साल आगे आया, ऐसे नहीं था। गया जी में पितृपक्ष की अवधि में पितरों को पिंडदान और श्राद्ध का बहुत महत्व है। मान्यता है कि गया जी में पिंडदान और श्राद्ध कर्म करने से पितरों को मोक्ष मिलता है। जानकारों का मानना है कि इस दौरान कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। 17 दिनों में आप क्षौरादि कर्म न करें, शुद्ध सात्विक अवस्था में रहें, नित्य पितरों के प्रति उनका ध्यान करना, उनके निमित्त तिल तर्पण करना, जल देना एवं नित्य विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करना बहुत श्रेयस्कर होता है। पितृपक्ष इस बार 14 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान यहाँ आने वाले श्रद्धालु न केवल पितरों के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे, बल्कि मिथिला पेंटिंग के जरिए सांस्कृतिक विरासत से भी रूबरू होंगे। गया से पंकज कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। के हांगझोउ लिए चलते हैं, जहां एशियन गेम्स चल रही हैं। आज 6वां दिन है इसका। भारत ने शूटिंग में 1 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल जीतकर दिन की धमाकेदार तरीके से शुरुआत की है। ऐश्वर्य प्रताप सिंह, स्वप्रिल सुरेश और अखिल श्योरान ने 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन टीम इवेंट में इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया है। वहीं 10 मीटर एयर पिस्टल में पलक, ईशा सिंह, दिव्या ने सिल्वर पर कब्जा किया है। एशियन गेम्स में शूटिंग कैटेगरी में ये भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत अब तक शूटिंग में 5 गोल्ड समेत कुल 15 मेडल अपने नाम कर चुका है। तो चलिए एक बार टैली पर भी नजर दौड़ा देते हैं। सबसे पहले पायदान पर चीन काबिज है। चीन के हिस्से में है 93 गोल्ड और कुल मेडल है 173। दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर है, जापान तीसरे नंबर पर, भारत है चौथे पायदान पर 29 कुल मेडल्स के साथ। एक बदलाव के साथ विश्व कप के लिए टीम इंडिया का ऐलान कर दिया गया है। 5 अक्टूबर से शुरू होने वाले वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया से होगा। उससे पहले टीम इंडिया 2 अभ्यास मैच खेलेगी। भारत की मेजबानी में शुरू होने वाले क्रिकेट महाकुंभ के लिए टीम इंडिया के फाइनल स्क्वाड के ऐलान के बाद खिलाड़ी गुवाहाटी पहुंच चुके हैं, जहां कल टीम को इंग्लैंड के खिलाफ अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेलना है। वनडे वर्ल्ड कप के लिए सभी 10 देशों ने अपनी टीम का ऐलान पहले ही कर दिया था, लेकिन इसमें बदलाव की आखिरी तारीख 28 सितंबर रखी गई थी और इस दिन एक बदलाव करते हुए भारत की फाइनल टीम का ऐलान कर दिया गया। चोट से जूझ रहे स्टार ऑलराउंडर अक्षर पटेल वर्ल्ड कप की टीम से बाहर हो गए हैं, जबकि उसकी जगह ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को टीम में शामिल किया गया है। वर्ल्ड कप के लिए घोषित फाइनल टीम में कप्तान रोहित शर्मा, उप कप्तान हार्दिक पांड्या के अलावा विराट कोहली, जसप्रीत बुमराह, शुभमन गिल, केएल राहुल, श्रेयस अय्यर, रविंद्र जडेजा, ईशान किशन, सूर्यकुमार यादव, आर अश्विन, कुलदीप यादव, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी और शार्दुल ठाकुर शामिल हैं। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में मौका मिलने पर आर अश्विन ने दमदार प्रदर्शन किया था। चोट की वजह से अक्षर पटेल की टीम से बाहर होने की आशंका पहले से थी। उनकी जगह लेने के लिए वॉशिंगटन सुंदर भी रेस में थे, लेकिन अनुभव और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज में प्रदर्शन आर अश्विन के काम आया। 5 अक्टूबर से वर्ल्ड कप के मुकाबले शुरू होंगे। उससे पहले सभी 10 टीमों को 2-2 प्रैक्टिस मैच खेलने हैं। टीम इंडिया अपना पहला प्रैक्टिस मैच 30 सितंबर को गुवाहाटी में इंग्लैंड के खिलाफ खेलेगी, तो दूसरा प्रैक्टिस मैच 3 अक्टूबर को तिरुवनंतपुरम में नीदरलैंड्स के खिलाफ खेलेगी। टीम इंडिया अपना पहला प्रैक्टिस मैच खेलने गुरुवार को गुवाहाटी पहुंच गई। दोनों प्रैक्टिस मैच के बाद 5 अक्टूबर से शुरू हो रहे वर्ल्ड कप में भारत का पहला मुकाबला 8 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ होगा। ये मैच चेन्नई में होगा। टीम इंडिया अपना दूसरा मैच 11 अक्टूबर को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। ये मैच दिल्ली में होगा। 14 अक्टूबर को अहमदाबाद में टीम इंडिया की भिड़ंत चिर प्रतिद्वंदी पाकिस्तान से होगी। इसके बाद 19 अक्टूबर को पुणे में बांग्लादेश से, तो 22 अक्टूबर को धर्मशाला में न्यूजीलैंड और भारत के बीच मुकाबला होगा। 29 अक्टूबर को लखनऊ में इंग्लैंड से, तो 2 नवंबर को मुंबई में श्रीलंका से टीम इंडिया की भिड़ंत होगी। 5 नवंबर को कोलकाता में साउथ अफ्रीका के खिलाफ और 12 नवंबर को बेंगलुरु में नीदरलैंड के खिलाफ भारत का मैच होगा। अब इंतजार है तो वर्ल्ड कप के आगाज का, जिसको लेकर टीम इंडिया के फैंस अभी से जोश में नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
देखिए, वर्ल्ड कप के जो मुकाबले होंगे उनमें से 3 सबसे अहम मैच अहमदाबाद में खेले जाएंगे। शुरुआत और समापन दोनों ही नरेंद्र मोदी स्टेडियम में होगा। 4 अक्टूबर को ओपनिंग सेरेमनी भी यहीं पर होने वाली है। वनडे वर्ल्ड कप की इस चमचमाती ट्रॉफी को पाने के लिए 10 टीमों के बीच मुकाबला होगा और क्रिकेट के इस महाकुंभ की शुरुआत दुनिया के इसी सबसे बड़े स्टेडियम में होगी, जिसकी तैयारियां करीब पूरी कर ली गई हैं। अहमदाबाद के इसी नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 5 अक्टूबर को इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के बीच वर्ल्ड कप का पहला मुकाबला होगा और इसी स्टेडियम में 19 नवंबर को वर्ल्ड कप का फाइनल मैच भी खेला जाएगा। यही नहीं, 14 अक्टूबर को इसी स्टेडियम में भारत और पाकिस्तान के बीच महामुकाबला होगा। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी भारत इस बार कर रहा है और भारत में जहां पे ये वर्ल्ड कप का ओपनिंग होने वाला है वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम, जो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, यहाँ पे जो है वो ओपनिंग मैच होगा और यहाँ से ही वो वर्ल्ड कप का आगाज होगा। वर्ल्ड कप की शुरुआत के साथ ही अहमदाबाद में जो है वो क्रिकेट फीवर देखने को मिलेगा। सिर्फ अहमदाबाद नहीं, पूरे भारत में क्रिकेट फीवर देखने को मिलेगा और पूरी तैयारी यहाँ पे जो है स्टेडियम गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा की जा चुकी है और बीसीसीआई के द्वारा भी पूरा रख रखाव यहाँ पे रखा जा रहा है। क्रिकेट का ये महाकुंभ 44 दिनों तक चलेगा। 4 अक्टूबर को इसी स्टेडियम में ओपनिंग सेरेमनी होगी। इसके लिए स्टेज भी बनाया जा रहा है, जहां रंगारंग कार्यक्रम होंगे। उसमें भारतीय संस्कृति और आधुनिकता का फ्लेवर देखने को मिलेगा। जो भी टीमें हैं वो टीमें यहाँ पे पहुंचेगी और उसके बाद ये जो कार्यक्रम होगा यहाँ पे रंगारंग वो देखने को मिलेगा। सभी कप्तान यहाँ पे रहेंगे और साथ ही जिस तरह का आयोजन किया गया, भव्य से भव्य आयोजन हो और एक पूरे विश्व में भारतीय संस्कृति का एक मैसेज जाए, उस तरह की पूरी सेरेमनी यहाँ पे होगी। ओपनिंग सेरेमनी में ही सभी टीमों के कप्तान का फोटो सेशन भी यही होगा। ओपनिंग सेरेमनी में कई हस्तियां नजर आ सकती हैं। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि वो हस्तियां कौन होंगी, लेकिन बीसीसीआई और गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से सफल आयोजन की तैयारी कर ली गई है। अहमदाबाद से ब्रजेश जोशी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए, शुभ समाचार में फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बने रहिएगा गुड न्यूज टुडे पर।